ऑल ऑफ यू वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मानव विकास सूचकांक वाला जो मानव विकास जो पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर तीसरा, जो अपना थर्ड चैप्टर था वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसका तो उसमें से जो थोड़ा सा टॉपिक बच गया था, मानव विकास का मापन बच गया था, अंतरराष्ट्रीय तुलना बच गई थी, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले मैं बता देता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट में आप लिख सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, आज की देखो इस वीडियो में हमने सबसे पहले शुरुआत करते हैं मानव विकास का मापन की। मानव विकास का मापन, इससे पहले ना, पहले की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था, उसके बारे में 2 मिनट हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वृद्धि और विकास के बारे में बातचीत की थी कि वृद्धि और विकास क्या होता है, मानव विकास सूचकांक के बारे में। फिर उसके बाद में हमने इसके अंतर्गत मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष पढ़े थे। मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष पढ़ने के बाद में मानव विकास के स्तंभ पढ़े थे, चार स्तंभ पढ़ने के बाद मानव विकास के उपागम के बारे में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने 4 उपागम पढ़ा था, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता का उपागम और एक क्षमता उपागम पढ़ा था। इन 4 को पढ़ने के बाद आज के इस वीडियो में हम किसके बारे में बातचीत करेंगे, मानव विकास के मापन के बारे में बातचीत करेंगे। देखो, मानव विकास का मापन यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या मानव विकास का मापन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स द्वारा किया जाता है। इसमें 3 ध्यान रखना, इस मानव विकास सूचकांक को तैयार करने के कुछ आधार होते हैं। वो आधार 3 महत्वपूर्ण जो पक्ष लिखाए थे मैंने आपको, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, यही तीनों होते हैं। इन तीनों का निष्पादन करने, इसके आधार पर इस निश्चित देशों की एक श्रेणी या क्रम तैयार किया जाता है कि कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में टॉप पर है, कौन सा नीचे है, कौन कौन से शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। इसके बाद में इनके देखेंगे कितना इसका स्कोर रहता है, यानी 1/3 भारिता के आधार पर रखा जाता है। फिर हम पढ़ेंगे यूएनडीपी द्वारा जो जारी की जाती है मानव विकास, मानव गरीबी सूचकांक, उनके बारे में बातचीत करेंगे। देखो, हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की। मानव विकास का मापन, मानव विकास का मापन, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक किसके बारे में बातचीत की, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो, एचडीआई की रिपोर्ट, जो एचडीआर होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो मानव विकास प्रतिवेदन है, ये जारी करने का काम करता है यूएनडीपी। कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये जारी करता है, और ये 1990 में इसकी पहली रिपोर्ट जारी की थी, ध्यान रखना। कब की थी? 1990 में। मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के मध्य होता है, ध्यान रखना, 1 के मध्य होता है, 0 से 1 के मध्य होता है, ध्यान रखना। मानव विकास सूचकांक यानी हम बातें कर रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक जो एचडी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसे जारी करता है कौन? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये रिपोर्ट एचडीआर जारी करता है, और इसी के इस पर 3 पक्ष होते हैं। इसके कितने पक्ष होते हैं? 3। एक होती है शिक्षा, दूसरा होता है स्वास्थ्य, तीसरा होता है संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच। इनके आधार पर ये जारी करता है, ध्यान रखना, इन तीनों के आधार पर। देखो, हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख, जैसे प्रमुख क्षेत्रों के निष्पादन, क्षेत्रों के निष्पादन के आधार पर, देशों का क्रम, आधार पर देशों का क्रम तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है। ध्यान रखना, एसबीआई को जारी करने के लिए प्रमुख 3 क्षेत्र कौन कौन से? शिक्षा,
स्वास्थ्य संसाधनों तक पहुंच, ये तीन है। इसके आधार पर मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। ध्यान रखना, इसका जो क्रम होता है 1 से 0 से 1 के मध्य क्रम होता है इसका, इसी के बीच में होता है, ध्यान रखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक एक के बारे में याद करो। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य, देखो स्वास्थ्य क्या है, इसका मूल्यांकन करने के लिए हम जन्म के समय की जीवन प्रत्याशा के बारे में बातचीत करते हैं। ध्यान रखना, इसका मूल्यांकन करने के लिए इसका मूल्यांकन करने के लिए इसका मूल्यांकन करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, याद रखना जीवन प्रत्याशा को लेकर अध्ययन किया जाता है इसके बारे में। यानी स्वास्थ्य का मतलब इसका मूल्यांकन करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा है कि एक व्यक्ति की एवरेज कितनी आयु हो सकती है। देखो उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ, उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ, उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है लोगों के पास अधिक दीर्घ, लोगों के पास अधिक दीर्घ व स्वस्थ, यानी दीर्घ या उच्च स्वस्थ, उच्च स्वस्थ जीवन जीने के ज्यादा अवसर हो, जीवन जीने के ज्यादा अवसर हो। जो कहने का मतलब स्वास्थ्य का इसका मूल्यांकन करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को मापा जाता है, उसके आधार पर मापा जाता है इसे। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ व उच्च स्वस्थ जीवन जीने की क्या हो, ज्यादा से ज्यादा अवसर हो। ये कैसे हो सकता है, कैसे कि मानव के विकास का ख्याल रखने के लिए स्वास्थ्य पर क्या रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। जीवन प्रत्याशा का तात्पर्य होता है एक व्यक्ति एवरेज कितने साल तक जीता है। जैसे जन्म के समय की बात करें, इसके अंदर जन्म के समय की जीवन प्रत्याशा के बारे में बातचीत करें तो उसके आधार पर किसी भी देश के मानव विकास के बारे में बताया जा सकता है, किसको लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। दूसरा इसके बाद में शिक्षा, दूसरा कौन सा है, शिक्षा। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का मतलब प्रौढ़ दर। शिक्षा को दो प्रकार से काउंट किया जा सकता है यहाँ पर, अब इसको समझने की कोशिश करना। किसको, एक तो प्रौढ़ साक्षरता दर की बात करेंगे और एक सकल नामांकन अनुपात की बात करेंगे। यानी एक तो वृद्ध शिक्षा की बात, यानी लोग कितने पढ़े लिखे लोग हैं, एक स्कूल में कितने लोग, यानी विद्यालय में कितने लोग हैं, यानी विद्यालय में वयस्कों की संख्या कितनी है। एक तो है प्रौढ़ साक्षरता। प्रौढ़ साक्षरता का मतलब है कि पढ़े लिखे लोग कितने हैं, पढ़े लिखे लोग। साक्षरता किसे कहते हैं, 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी बालक जो पढ़ सकता है, समझ सकता है और दूसरों को समझा सकता है, वो क्या कहलाता है, साक्षरता। एक सकल नामांकन द्वारा, सकल नामांकन अनुपात का ज्ञान तक पहुंच। तो इसका मतलब है कि वयस्कों द्वारा या वयस्कों की संख्या विद्यालय में कितनी नामांकित है बच्चों की संख्या, इसके आधार पर ना पता लगाया जाता है, ध्यान रखना। तो इसमें देखो दो चीज है, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, इसको तुम्हें बिठा देता हूं। देखो इसके अंतर्गत प्रौढ़ साक्षरता दर, प्रौढ़ साक्षरता दर वह, ध्यान रखना, एक तो प्रौढ़ साक्षरता दर वह सकल नामांकन, सकल
अनुपात दो है। पहला तो किसको, प्रौढ़ साक्षरता दर, दूसरा सकल नामांकन अनुपात, ज्ञान तक पहुंच, ज्ञान तक पहुंच। ज्ञान तक पहुंच की बात कर रहे हैं, यानी यह ज्ञान की पहुंच को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। किसकी बात करें, प्रौढ़ साक्षरता दर, यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा दूसरा क्या है, यहाँ प्रौढ़ साक्षरता दर व सकल नामांकन अनुपात, यानी विद्यालय में वयस्कों की संख्या का कितना अनुपात हो चुका है, उस ज्ञान की पहुंच को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। देखो लिखो, पढ़े और लिख सकने वाले, पढ़े और लिख सकने वाले, पढ़े और लिख सकने वाले को प्रौढ़ साक्षरता दर की बात कर रहे हैं। लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या, वयस्कों की संख्या, या मैं कह सकता हूं जितने भी लोग हैं उनकी संख्या, और ध्यान रखना, पढ़े और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालय के नामांकित बच्चों, विद्यालय के नामांकित बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। ये बात किसकी है, सकल नामांकन अनुपात की, बच्चों की संख्या को दर्शाता है, बच्चों की संख्या को दर्शाता है। ये ध्यान रखना, प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात का ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है शिक्षा। इसमें पढ़े लिखे सकने वाले जितने भी वयस्क हैं की संख्या और दूसरे विद्यालय में नामांकित यानी नामांकन अनुपात के बच्चों की संख्या को ये दर्शाता है। इससे उस देश में शिक्षा की पहुंच का पता चलता है। इससे उस देश की शिक्षा की पहुंच का पता चलता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। इससे क्या होता है, उस देश की शिक्षा में पहुंच का पता चलता है कि कितने लोगों के पास पहुंच है वहां पर, यानी कितने लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यानी इसके आधार पर जैसे भारत की साक्षरता की बात करें तो भारत की साक्षरता दर है 74.04%, यानी भारत की साक्षरता 100% नहीं है। साक्षरता दर किसे कहते हैं, मैंने कहा 6-7 वर्ष का बालक, कोई भी बालक 7 वर्ष से अधिक उम्र का जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और दूसरों को समझा सकता है, क्या कहलाता है, साक्षरता कहलाता है। इसको हमने एसडीआई में दो रूपों से, एक तो प्रौढ़ साक्षरता दर, एक सकल नामांकन अनुपात के आधार पर ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं, पहुंच को। पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिख सकने वाले जितने भी वयस्क हैं वो प्रौढ़ साक्षरता दर को इंडिकेट कर रहे हैं। इधर बात करें विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या, किसको प्रदर्शित करते हैं, सकल नामांकन अनुपात को। तो इससे उस देश का शिक्षा की पहुंच का पता चलता है कि कितने लोग पढ़े लिख रहे हैं, कितने लोगों की शिक्षा ग्रहण हो चुकी है। आगे देखो नेक्स्ट, तीसरा इसके अंतर्गत संसाधनों तक पहुंच। यानी ये आय को बता रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, आय को, संसाधनों तक पहुंच। इसका मतलब क्या होता है कि इसे क्रय शक्ति के रूप में मापा जाता है। किसके रूप में, क्रय शक्ति, यानी इसको आय के रूप में मापा जाता है। किसके रूप में मापा जाता है, आय के रूप में। यानी आय से वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करने में कितना सामर्थ्य, उपभोग करने के लिए कितना सामर्थ्य एक व्यक्ति के पास में, उसके आधार पर मानव विकास को मापा जाता है। ध्यान रखना, इसे क्रय शक्ति के रूप में मापा जाता है, इसे क्रय शक्ति के रूप में मापा जाता है। ये कई बार पूछा जा चुका है, किसके रूप में मापा जाता है, इसे क्रय शक्ति के रूप में मापा जाता है। यहाँ पर इसको बॉक्स बना लेना, आपको अंडरलाइन कर लेना। इसके बाद इससे उस देश में शिक्षा, इससे ध्यान रखना, क्रय शक्ति मतलब आय के आधार पर, इसे आय के रूप में मापा जाता है। ध्यान रखना, आय से वस्तुओं और सेवाओं को, आय से
वस्तुओं और सेवाओं आय से वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग करने के सामर्थ्य, आय से वस्तु और सेवाओं को उपभोग करने के सामर्थ्य, उपभोग करने के सामर्थ्य, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने का सामर्थ्य मिलता है। ध्यान रखना, उपभोग का मतलब होता है किसी भी चीज का अंतिम रूप। उसके बाद में प्रत्येक आयाम को 1/3 भारिता, ध्यान रखना, प्रत्येक आयाम को 1/3 भारिता दिया जाता है। कैसे? जैसे तीनों को 1/3 1/3 1/3 इस आधार पर, ये थोड़ा ध्यान रखना, दिया जाता है। स्कोर 1 के जितना नजदीक होगा, स्कोर 1 के जितना नजदीक होगा वह उतना ही विकसित माना जाएगा, विकसित माना जाएगा, तथा 0 के समीप स्कोर वाला अविकसित माना जाएगा, अविकसित माना जाएगा। ये थोड़ा ध्यान माना जाएगा, ध्यान रखना। ये बात आपको नोट कर लेनी है, आपको ध्यान रखना। ये आगे देखो, जैसे ये एक स्कोर 1 के जितना नजदीक होगा वह उतना ही विकसित माना जाएगा, तथा 0 के जितना नजदीक होगा वह उतना ही क्या माना जाएगा, अविकसित माना जाएगा। तो ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखना तीनों के बारे में। अगला है यूएनडीपी द्वारा एक और सूचकांक जारी किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, गरीबी सूचकांक। क्या कहा जाता है, मानव गरीबी सूचकांक। मानव गरीबी सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बातचीत करेंगे हम कि क्या होता है। ये एचडीआई से संबंधित है। ये सूचकांक मानव विकास में कमी को मापता है। ये एचडीआई यानी ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित है। ये मानव विकास में कमी को मापता है। ये मानव विकास में कमी को मापता है, कमी को मापता है, या एचडीआई में कमी को मापता है, ध्यान रखना। बिना आय वाला माप है, ध्यान रखना। ये बिना आय वाला माप है, ये ध्यान रखना। इस यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 बन सकते हैं। यहाँ से कौन कौन से बन सकते हैं, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कमी को मापने वाले सूचक कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। यानी मानव विकास की कमी को मापने वाले सूचक कौन कौन से हैं, तो ये ध्यान रखना। कमी को मापने वाले सूचक या आधार की बात करें, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मापने के 3 महत्वपूर्ण पक्ष थे: शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। इसी के आधार पर इसी को मापने के कुछ 4 महत्वपूर्ण क्या है, आधार है। पहला, 40 वर्ष तक जीवित रहने वालों की संख्या।
पहला क्या है, 40 वर्ष तक जीवित रहने वालों की संख्या। ये पहला है कि एक व्यक्ति 40 वर्ष तक जीवित रहने वालों की संख्या को इसके आधार पर। दूसरा है कम बार वाले छोटे बच्चों, कम बार वाले छोटे बच्चों की संख्या, छोटे बच्चों की संख्या, कम बार वाले छोटे बच्चों की संख्या। इसके अलावा स्वच्छ जल नहीं मिलने वालों की संख्या, स्वच्छ जल नहीं मिलने वालों की संख्या। संख्या 4 नंबर पर क्या है इसके अंतर्गत, 4 नंबर के अंतर्गत प्रौढ़ अशिक्षा प्रौढ़ अशिक्षा व स्कूल छोड़ने वालों की, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या। देखो इसके अंतर्गत क्या है, गरीबी जो सूचकांक है, ह्यूमन जो पॉवर्टी डेवलपमेंट वो इंडेक्स है, मानव गरीबी सूचकांक है, इसके अंतर्गत एचडीआई में ये सूचकांक मानव विकास की कमी को दर्शाता है। इसको बिना आय के माप वाला बताया जाता है। इसमें 4 है, एक तो 40 वर्ष तक जीवित रहने वालों की संख्या के आधार पर, एक कम बार वाले बच्चों की संख्या, यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिनका वेट नहीं बढ़ता है, बहुत सारी समस्याओं का ग्रसित और बहुत सारी इसमें बीमारियां उनकी हो जाती है, तो उनको भी इसमें काउंट किया जाता है। एक बहुत सारे क्षेत्र जहां पर उनको स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे स्थानों पर लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है, गंदे पानी को पी रहे हैं। इसके अलावा प्रौढ़ निरक्षरता, वह हम कह सकते हैं प्रौढ़ शिक्षा व स्कूल छोड़ने वालों की संख्या, इस 4 के आधार पर मानता है, ध्यान रखना ये प्रमुख है वर्तमान में। तो गरीबी मानव गरीबी सूचकांक भी कौन, यूएनडीपी, ध्यान रखना कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। अगला इसके अंतर्गत देखो मानव विकास को मापने की नवीनतम विधियां, मानव विकास को मापने की नवीनतम विधियां, ये आपको 2 विधियों के नाम याद रखने, ये नाम याद रखने। एक तो राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक, राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक, पहली कौन सी है, राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक है, फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। दूसरे कौन सा है, दूसरा है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक का मतलब है यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई। ये 2 वर्तमान में यानी राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी किसी भी लोकतांत्रिक देश में या किसी भी क्षेत्र में कितनी उनको बोलने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, यानी बहुत सारी स्वतंत्रता, फ्रीडम के आधार पर या स्वतंत्रता के आधार पर मानव विकास का मापन किया जाता है। ये भ्रष्टाचार के आधार पर किया जाता है। आपके सिलेबस नाम याद रखना। जैसे रिपोर्ट की बात करें तो भ्रष्टाचार सूचकांक के टॉप पर दुनिया में अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है जिसका नाम आपको पता होगा, सोमालिया है। कौन सा है, सोमालिया। कभी देखना अफ्रीका कॉन्टिनेंट इस प्रकार से, तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है सोमालिया, वो है इसके अंतर्गत। और सबसे अच्छा डेनमार्क है इसके अंतर्गत, ध्यान रखना डेनमार्क बहुत अच्छा देश है, वहां पर भ्रष्टाचार सबसे कम है। ये विधियां होगी, ध्यान रखना। इसके अलावा आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे भूटान नाम का एक देश है, हमारा पड़ोसी देश है भूटान। भूटान प्रसन्नता, आपको पता है हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस की बात करें हम, भूटान देश
आप इसको नोट लगा के लिख लेना। भूटान मानव विकास को कुछ अलग ही नाम मानता है, यानी भौतिक भूटान है ना, मानव विकास को कह रहे हैं कि मानव विकास किसके आधार पर मान सकते हैं हम, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के आधार पर। भूटान भूटान जो विश्व में अकेला देश है, भूटान विश्व में अकेला देश है, भूटान विश्व में अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को देश की प्रगति, यानी ये वहां की खुशी के आधार बता रहा कि उस देश का राष्ट्रीय विकास उतना अच्छा है, प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। घोषित किया है, ये ध्यान रखना है, नोट लिख लेना आपकी कि जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है ना, वो रिपोर्ट जारी कौन करता है, नेपाल जारी करता है। इसी के आधार पर उसने मानव को, यानी किसकी, मानव विकास के बारे में बताया कि जितने जिस देश के पास में जितने अच्छा क्या है, खुशी रहने का या खुश रहने का माहौल है, वो उतना ही अच्छा क्या है, उसका मानव विकास हो रखा है। कहने का तात्पर्य ये होता है कि मानव विकास सूचकांक, ध्यान रखना, ये इसके अंतर्गत ये बात कर रहे हैं कौन, भूटान के बारे में। भूटान कहता है कि किसी भी देश के हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिक और गुणात्मक पक्षों के, विकास के आध्यात्मिक, भौतिक और गुणात्मक पक्षों को के बारे में सोचना चाहिए, उन्हीं के बारे को। अब अपना टॉपिक बचा है मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं। ध्यान रखना कौन से पढ़े, मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं। हेडिंग लगाना आपको, मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं, ये इनके बारे में बातचीत करेंगे कि मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं कौन कौन सी है, उनके बारे में। देखो, मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलना के बारे में कि विश्व के जितने भी देश है उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार में उनका क्रम कौन कौन सा है, कौन कौन से स्थान पर कौन कौन से देश आते हैं, कि जितना एक के पास जितने ज्यादा होते हैं उसे विकसित देश है, जो जीरो के पास जितने देश वो अविकसित देश है। तो उनकी हम बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं किसी भी देश के क्षेत्रफल, इसमें लिखना आपको, किसी भी देश का क्षेत्रफल, किसी भी देश का क्षेत्रफल और प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, यानी किसी भी देश का क्षेत्रफल और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से सीधा, प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से सीधा या प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध, सीधा संबंध नहीं है। मानव विकास में बड़े देशों की तुलना, मानव विकास में बड़े देशों की तुलना, मानव विकास में बड़े देशों की तुलना में छोटे देश में, तुलना में छोटे देश अच्छा स्कोर कर रहे हैं, छोटे देश ध्यान रखना अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छा स्कोर कर रहे हैं।
अरे क्योंकि वहां का क्षेत्रफल छोटा है और जनसंख्या भी वहां पर क्या है, कम है, तो मानव विकास अपने आप ही भारत जैसे देशों में 140 करोड़ की तो आबादी है, भारत में 135 करोड़, अरे तो इतनी सी आबादी, इतना सा क्षेत्रफल, तो लोगों का विकास करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसीलिए भारत जैसे देशों की मानव विकास सूचकांक में बहुत ही नीचे रैंक है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आपको कि छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों, ध्यान रखना, छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों जैसे श्रीलंका, आप श्रीलंका, त्रिनिदाद टोबैगो की एचडीआई रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक भारत से अच्छी है, भारत से अच्छी है। अब देख लो भारत की अच्छी क्या, श्रीलंका की रैंक भारत से अच्छी है क्योंकि श्रीलंका का क्षेत्रफल छोटा है, जनसंख्या है, तो वहां पर मानव विकास या लोगों पर बहुत अच्छे से क्या दिया जा सकता है, ध्यान दिया जा सकता है, लोगों का ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है, विकास किया जाता है। अब देखो, अब आपको एक इंडेक्स बनानी है, उसी के आधार पर देखने कौन कौन से देश किस किस स्थिति पर है, वो बना लेनी है, आपकी किताब में पुरानी भी है, नई भी दे रखी है, तो आपको लिखना है एचडीआई के आधार पर, एचडीआई के आधार पर, किसके आधार पर, एचडीआई के आधार पर देशों को 4 समूहों में बांटा गया है। 4 समूह कौन कौन से हैं, देखो, एक तरफ तो लिखना मानव विकास का स्तर, मानव विकास का स्तर यहां पर, दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है, एचडीआई में रैंक उनकी कितनी है, तीसरी तरफ लिखना है अपने देशों की संख्या, देशों की संख्या। एचडीआई रैंक आपको पता है 0 से 1 के बीच में होगी, 1 के बीच में। इसके अंतर्गत इन देशों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, 4। कौन कौन सी कैटेगरी है, पहली है अति उच्च, दूसरी है उच्च, तीसरी है मध्यम, और चौथी है निम्न। चौथी कौन सी है, निम्न श्रेणी है। कितनी कौन सी श्रेणी, निम्न श्रेणी है। पहली श्रेणी है 0.800 से अधिक, कहां से, 0.800 से अधिक। दूसरी है 0.700 से लेकर 0.799 तक, ये आपको यहां लिखनी है, 0.799 से 0.700 तक, ध्यान रखना, 700 से 799 तक, 700 से 799 तक, ये कौन सी हो जाएगी, उच्च। इसके बाद में होगी 550 से 550 से लेकर 699 तक, 0.699 तक। इसके अलावा फिर होगा 0.549 से कम, तो 1 और 0 के मध्य को इसको काउंट किया जाता है, ध्यान रखना। अब देशों की बात करें तो पहले वाली श्रेणी के अंतर्गत, पहले वाली अति उच्च के अंतर्गत 66 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, 66। इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं, 53 देश आते हैं। कितने देश, 53 देश आते हैं। इसके अंतर्गत 37 देश आते हैं, और यहाँ शायद लगभग 38 देश है। ये रिपोर्ट है 2020 के अनुसार, ध्यान रखना, कब के अनुसार है, 2020 के अनुसार। आपको ये रिपोर्ट ध्यान रखनी है, 2000 कब के अनुसार है, 20 के अनुसार है ये।
अब इसके अंतर्गत उच्च सूचकांक वाले देश, निम्न सूचकांक वाले। अब देखो यहाँ की मैं बात करूं तो ज्यादातर देश आप देख लेना, दुनिया में टॉप पर है नॉर्वे। मैं यहाँ लिख देता हूं, टॉप पर कौन कौन से देश है, जैसे नॉर्वे है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन है। ये सारे देश दुनिया में टॉप पर है। कांगो, नाइजर, घाना, चाइना, ये वाले देश सबसे निम्न क्वालिटी के हैं, सबसे नीचे की ओर है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर कौन से, तो यहाँ पर यूरोप महाद्वीप के देश आएंगे। कौन से महाद्वीप के? यूरोप महाद्वीप के। यहाँ पर भी ज्यादातर कहाँ के? यूरोप के। इस श्रेणी में कहाँ के आएंगे? एशिया के आएंगे। और इस श्रेणी में ज्यादातर देश कहाँ के आएंगे? अफ्रीका के आएंगे। कहाँ के आएंगे? अफ्रीका के। अब देखो बात करते हैं इनकी, तो इनमें ये देश हमेशा, ये देश किस श्रेणी के देश है? विकसित श्रेणी के। ये भी किस श्रेणी के? विकसित के हैं। ये देश कौन से हैं? विकासशील है। कौन से देश है? विकासशील। ये देश कौन से हैं? अविकसित देश है। मैं नाम लिखे ना, इनमें ज्यादातर देश इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब आपको याद, देखो आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है और खुद से ढूंढ कर लिखना है, जैसे भारत की रैंक 2022-23 में कितनी है, 22 में कितनी रैंक है, इससे 2021 और 20 की रैंक भी आपको साथ में स्कोर के साथ में लिखनी है। मुझे भी बतानी है, आपको खुद को भी लिखनी है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।